ना वो कहते हैं ना कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। फिर ये समझना, एक एक बात दिल में उतार दूंगा मैं तुम्हारे, ठीक है। हर एक बात का लॉजिक दिल गलती कर बैठा है, तो जब दिल गलती कर बैठा है तो फिर हम वो गाना गाएंगे कि दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने जैसे कोई लोहा फेंका पड़ा है तो कोई फावड़ा हिल रहा है, कोई हथौड़ा हिल रहा है, उसमें डाल करके हम उसको सही कर देते हैं। तो ये कूड़ा का बड़ा वाक्य में इसलिए आया ताकि फावड़े को सही कर सके। कहने के पत्थर रख के हमने मुंह पे मेकअप कर लिया है ना, और अपनी सैया जी से आज हमने ब्रेकअप कर लिया। यहाँ पे देखिए वो ब्रेकअप करने की बात चल रही है, तो ये जो ब्रेकअप लिखा गया, डिटर्मिनर का मतलब होता है निर्धारक। जैसे आपने पढ़ा होगा ना सेक्स माई की डिग्री चलाइए, माई बाऊ बड़का बाऊ, चलेगा जी नहीं चलेगा। डिटर्मिनर जो होता है वो क्रोमोसोम के जैसा होता है, वही निर्धारित करता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए बच्चे, हमने पूरी मेहनत करी, हमने पूरी ताकत लगाई इस वीडियो को आपको समझाने के लिए। रटना नहीं है, समझना है, ठीक। तो चलिए गाइस, जैसा कि आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 10 होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं, थोड़ा आप भी दिमाग पर जोर डालो कि क्या मैं बातें जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। अब तक तो मुझे 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पता था, ठीक है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ, जो एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, सोच करके समझ करके मेरी वीडियोस को देख करके आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितना मैं सही हूँ कितना मैं गलत हूँ, ठीक है। आ जाओ, देखो जैसा कि पीछे हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं बखूबी उसको डिस्कस करा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है जी। तो इन 8 के बारे में हमने बताया है। आज मैं जो 9वां आपके सामने लेकर के आया हूँ वो है पार्टिकल। बच्चे समझना, जैसे अगर तुम्हें पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं, तो फिर मैं 9वां में पार्टिकल क्यों बता रहा हूं। आप आर्टिकल नहीं समझना, पार्टिकल। अच्छा, आर्टिकल और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है, थोड़ी देर बाद उसकी भी चर्चा होगी। थोड़ा सा रुकिए जरा, है ना, सब्र करिए। जैसे मान लो मैंने बोलूँ ना कि दुनिया में ना जो चीज़ें सब बनी हुई है ना, वो 2-3 ही चीज़ की बनी हुई हैं। कुछ लोहे की बनी है, कुछ मिट्टी की बनी है, कुछ ये जो घर और है वो कंकर पत्थर का बना हुआ, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला कि दुनिया में जो चीज़ें बनी हुई हैं 3 तरह से बनी हुई हैं, मिट्टी की, लोहे की और कंकड़ पत्थर की, ठीक है। तो फिर ये बोर्ड किस चीज़ का बना हुआ है, मिट्टी का है, पत्थर का है नहीं ना, लोहे का है नहीं, कि लकड़ी का है। बताओ, जो तीनों में से नहीं मिला तो इसका एक अलग नाम रखना पड़ा कि नहीं। अच्छा, मैं कहूँ कि बताओ मार्कर किसका बना है। चलो, मैंने तुम्हें बताया ना कि दुनिया में जो चीज़ें होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, लकड़ी की, लोहे की, मिट्टी की और कंकर पत्थर की। तो फिर ये किसका बना है, चारों में से मिल रहा है कोई, ये तो प्लास्टिक का है। मतलब ये जब चारों में से नहीं मिला तो हमें एक नया नामकरण करना पड़ा। तो वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही आप समझो कि जब भी किसी वाक्य में जो शब्दों की संख्या है वो 8 में से मिल गई तो ठीक है, लेकिन जब वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नहीं मिल पाए तो उसका एक नया नामकरण करना पड़ा, एक नया नाम देना पड़ा, जिसका मतलब पार्टिकल। जो नया नाम रखा गया वो क्या है, पार्टिकल है। बच्चे समझना, देखो अगर मान लो मैं एग्जाम्पल लिखता हूं कि आई गो टू स्कूल, ध्यान से समझना, एक एक बात दिल में उतार दूंगा मैं तुम्हारे, ठीक है। हर एक बात का लॉजिक देके जाऊंगा, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रेक करने की बात करूं तो आप समझ गए होंगे कि ये जो आई है वो प्रोनाउन है, ठीक है जी, और ये जो गो है ये एक वर्ब है, और यहां पे जो टू लिखा गया है ये प्रीपोजिशन है, और ये जो स्कूल है ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। अच्छा, ये जो आई है वो प्रोनाउन है, ये जो गो है वो वर्ब है, और ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। बच्चे देखो ना, ये टू जो है ना प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट होते कौन है, नाउन या प्रोनाउन। बिल्कुल सही हमने तोड़ा है, बिल्कुल करेक्ट हमने अभी तक तोड़ा है, ठीक है। आ जाओ एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें तो सब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिल गए। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो मैंने लिखा कि आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू डांस। आई इसमें क्या है जी, प्रोनाउन हो गया, ठीक है बिल्कुल। लाइक क्या है जी, वर्ब हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये टू क्या है, इसको अगर आप प्रीपोजिशन में तोड़ देते हैं तो बच्चे इसके बाद जो डांस लिखा गया ना तो वर्ब है। अब बताओ क्या हमने इसको सही ब्रेक करा है। अगर ये टू प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है ना, दिल गलती कर बैठा है। तो जब दिल गलती कर बैठा है तो फिर हम वो गाना गाएंगे कि दिल संभल जा जरा। तो अच्छा देखो, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कहें इसको अलग अलग तोड़ रहे हैं। कुछ समझदार तो बच्चे होंगे, वो कहेंगे सर इसको अलग अलग मत तोड़िए, इस टू डांस को एक साथ ही तोड़ दीजिए, फिर इन्फिनिटिव हो जाएगा। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। मैं एक साथ तोड़ दूंगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, लेकिन अभी बात किसकी चल रही है, शब्दों का व्याकरण चल रहा है। अभी हमें एक एक को तोड़ना है। तो जब इस टू को आप तोड़ेंगे तो बताओ क्या इस टू को सिर्फ इकलौता टू को, ध्यान दीजिएगा, क्या इस टू को आप प्रीपोजिशन कह पाएंगे, इस टू को प्रीपोजिशन नहीं कह पाएंगे। अगर हम इस टू को प्रीपोजिशन कहेंगे ना बच्चे, तो आगे हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो फिर गलती हो रही ना हमसे।
तो हम वो गाना गा के चलते हैं कि दिल संभल जा, जरा संभाल लेते हैं अपने आप को। हम ये भी संभालते क्या है कि इस टू को तब हम बताओ क्या और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई और नाम दे सकते हैं? नाउन दे दें इसको, प्रोनाउन कह दें इसको, एडजेक्टिव कह दें, इंटरजेक्शन कह दें? नहीं कह पाएंगे, है ना। जो इसका नाम खुद का प्रीपोजिशन होना चाहिए वो तो हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर इस सातों में से कौन सा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब जब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आठों में से कोई नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको हम एक नया नाम देंगे, वो नया नाम होगा पार्टिकल। बात समझ रहे? पार्टिकल का मीनिंग होता कण, कण कह लीजिए ना, साइंस की दृष्टि से कण कहिए। या फिर पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं कि वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ना मिले, जिसको रद्दी, इसका एक नया मीनिंग रद्दी टाइप का, कूड़ा कबाड़ा हो गया, है ना। लेकिन बच्चे ध्यान देना, जो कूड़ा कबाड़ा हमारे घर में होते हैं ना, फेंके तो रहते हैं लेकिन कभी कभी काम भी आ जाते हैं। जैसे कोई लोहा फेंका पड़ा है तो कोई फावड़ा हिल रहा है, कोई हथौड़ा हिल रहा है, उसमें डाल करके हम उसको सही कर देते हैं, तो कूड़ा कबाड़ा काम में आ जाता है। तो यही कूड़ा कबाड़ा अगर नहीं रहेगा, वही कूड़ा कबाड़ा अगर नहीं रहेगा तो हथौड़िया और वो जो फावड़ा है वो हिलता रहेगा, सही नहीं होगा, उसमें डाल करके हम सही कर देते हैं। तो अगर यही कूड़ा कबाड़ा इस सेंटेंस में नहीं रहेगा ना, तो आई लाइक डांस इस सेंटेंस भी सही नहीं हो पाएगा। अच्छा, जब इस पार्टिकल को आप कह रहे हैं कि कूड़ा कबाड़ा इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो फिर वाक्य में आया क्यों है? ये कूड़ा कबाड़ा वाक्य में इसलिए आया ताकि फावड़े को सही कर सके। तो बच्चे समझ में आया, ये टू क्या हो गया इसमें? पार्टिकल। और जो पार्टिकल होते हैं ना, वो उनका कोई लिटरली मीनिंग नहीं होता है, उनका अपना जो अलग एक कह सकते हैं ना कि उनका जो सोलो परफॉर्मेंस होता है, मतलब जो अकेले उनका जो अर्थ होता है, जो अकेले उनका अर्थ होता है, कुछ नहीं होता है, वो अकेले नहीं दे पाते हैं। तो फिर उनको अकेले ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसको किसी न किसी के साथ मिलाना पड़ेगा। फिर इस टू को हम इसके साथ रख देंगे तो ये बन जाएगा टू डांस, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको अकेले पूछूंगा कि ये क्या है, तो आप इसको प्रीपोजिशन नहीं कहेंगे, बल्कि इसको कहां कहेंगे आप? पार्टिकल। तो आपको समझ में आया कि पार्टिकल जो होते हैं वो आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नहीं मिलते हैं और उनका कोई लिटरली मीनिंग नहीं होता है, उनका कोई अपना खुद का अकेला अर्थ नहीं होता, वो किसी दूसरे शब्द के साथ मिल करके उसका एक नया मीनिंग बनाते हैं। तो ये जो टू है ना, इस डांस के साथ मिल करके इन्फिनिटिव बनाएगा और तब इसका मतलब हो जाएगा नाचना। तो आई लाइक, मुझे पसंद है, व्हाट, क्या पसंद है? नाचना। तो ये दोनों मिल करके जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्रिएट करेंगे। बात इतनी समझ में आ रही है? चलो जी, तो मैं आपको एक बात बताऊं ना कि जो पार्टिकल होते हैं ना, वो इन्फिनिटिव को क्रिएट करने में मदद करते हैं। कहने का मतलब है आप पार्टिकल कहाँ पाएंगे? जहां पे ना इन्फिनिटिव का फॉर्मेशन होगा वहीं आपको पार्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आती है कि जो पार्टिकल वो मुझे मिलेगा कहाँ? तो कहीं भी इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर होगा तो उसमें पार्टिकल आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं रखना चाहूंगा कि आप पार्टिकल को और कहाँ पाते हैं। ऐसा कौन सा और फॉर्मेशन है जहां पर कि कोई शब्द है अपना मीनिंग नहीं दे पाता, किसी उसको और किसी के साथ मिलकर के मीनिंग क्रिएट करना पड़ता है ताकि वो पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि आई ब्रोक अप विद माई हस्बैंड। ठीक है जी, यहां पे एग्जांपल देखिए, आई ब्रोक अप विद माई हस्बैंड। अब इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें पार्टिकल क्या है। देखो, आई क्या हो गया जी? तुम्हारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ब्रोक क्या हो गया? तुम्हारा वर्ब हो गया। अब क्या होगा? अभी तोड़ते चलते हैं, प्रीपोजिशन हो गया। विद क्या हो गया जी? प्रीपोजिशन हो गया। अच्छा, हस्बैंड क्या हो गया जी? हस्बैंड तो नाउन हो गया, पति के नाम है ना, तो नाउन हो गया। अच्छा, माई क्या हुआ? माई जो इस हस्बैंड के बारे में बता रहा, तो ये नाउन के बारे में बता रहा, इसलिए क्या हो गया जी? ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इस सबको ब्रेक कर लिया हमने। अभी हम देखते हैं कि क्या हर एक बात को जो हमने ब्रेक करा वो सही है। अच्छा, इसको आई को हमने प्रोनाउन ब्रेक करा है, तो बच्चे प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो आई जो इसमें सब्जेक्ट बना हुआ, चलो ठीक है, बिल्कुल हमने सही तोड़ा है इसको, करेक्ट है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ब्रोक क्या है? वर्ब है ना, तोड़ देना। ब्रोक है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो क्रिया का क्या मतलब होता है? क्रिया का मतलब एक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है, स्टेट को दिखाना होता है, इसमें एक्शन को दिखा के तोड़ देना। ठीक है जी, अच्छा आ जाओ। अब क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, विद क्या है? प्रीपोजिशन है। बच्चे अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में बताया था कि जब प्रीपोजिशन आते हैं तो उसके आगे उसके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी आते हैं जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। चलो, यहाँ पे जो विद आया हुआ, अप भी आया हुआ, दो प्रीपोजिशन आए हुए हैं, तो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये जो विद है, अगर ये प्रीपोजिशन मान के चलते हैं तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा जी? ये नाउन बनेगा, ये बनेगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब बताओ, इस अप को, ये जो अप अगर एक प्रीपोजिशन और आप लाते हैं तो फिर कहां से देंगे इसको आप? इस अप को एक और ऑब्जेक्ट चाहिए ना, एक और नाउन प्रोनाउन चाहिए ना, तो इस अप को आप कहां से देंगे? इसका कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है? अगर ये इस वाक्य में प्रीपोजिशन है तो इसका कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। कुछ बच्चे जो बहुत तेज होंगे, एडवांस होंगे, वो समझ रहे होंगे कि सर कभी कभी तो जो प्रीपोजिशन आते हैं उन्हें नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, है ना, प्लीज गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन, लास्ट में आ रहा है ना प्रीपोजिशन, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ये भी तो ध्यान दो ना कि वो प्रीपोजिशन जिनको नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती वो कहाँ लिखे जाते हैं? लास्ट में। पर ही कहाँ लिखा है? ये बीचवा में लिखा है ना जी, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अगर ये बीच में लिखा है तो इसको जरूर जो है
ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। लास्ट में लिखा होता तो कोई बात नहीं रहती, ये बहुत एडवांस की बात बोल रहा हूं मैं, समझना। अच्छा चलो, ये बीच में लिखा है तो इसे मुझे ना कहीं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा, मेरे पास है ही नहीं प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस अप को क्या दे दें, माई तो एडजेक्टिव है, दे नहीं सकते। हस्बैंड ऑलरेडी इसके साथ इंगेज्ड है, विद के साथ, इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। तो फिर बच्चे यहां पे इस अप को प्रीपोजिशन हम नहीं कह पाएंगे। जब इसको हम प्रीपोजिशन नहीं कह पाएंगे तो इसको हम कहेंगे पार्टिकल। क्या बोलेंगे, पार्टिकल। जब ये आठों पार्ट में से कुछ हो ही नहीं पा रहा तो इसको क्या नाम देंगे, नया, इसको नाम देंगे हम नया सा पार्टिकल नाम देंगे। अच्छा एक बात और समझो, जब इसका नाम आपने पार्टिकल रख दिया तो पार्टिकल का तो कोई अपना लिटरली मीनिंग नहीं होता, अकेले उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसको किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। किसके साथ जुड़े, ये आप इसके, तो ये अप जो इस विद के साथ जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। ये अप ना तब इस क्रिया के साथ जुड़ेगा। अच्छा, जब किसी क्रिया के साथ कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब जुड़ जाता है तो फिर बच्चे वो बनता है, दोनों मिलकर के फ्रेजल वर्ब बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्रेजल वर्ब। और तब वाक्य में उनका एक नया अर्थ होता है। अब यहां पे ब्रेक का मतलब तोड़ देना, अप का मतलब ऊपर तोड़ देना, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों मिला करके, इन दोनों को मिला करके एक नया अर्थ होगा। जैसे होता ना गेट अप, तो गेट माने पाना होगा, अप माने ऊपर, ऊपर पाना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो तुम कुछ किए हो नीचे भुगते हो, तुमने जो भी गलत सलत काम किए हैं यहीं जाके ऊपर जाके तुम पाओगे गेट अप। नहीं, तुम्हें पता होगा ना गेट अप का मतलब उठना होता है। तब गेट और अप जो मिलकर के एक नया फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, एक नया मीनिंग दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको तुम अलग अलग तोड़ करके अर्थ निकालोगे, ठीक है। इसलिए जो बच्चे होते हैं किताब पढ़ने के दौरान इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होती है कि वो फ्रेजल वर्ब नहीं समझते हैं। तो क्रिया के साथ जब भी कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब मिल जाता है तो फिर वो फ्रेजल वर्ब बनता है और उन दोनों को मिलाकर के एक नया मीनिंग क्रिएट होता है। जैसे अभी हमने पीछे बताया ना, गेट अप का मतलब उठना होता है, ना कि ऊपर प्राप्त करना होता है। वैसे ही ब्रेकअप का मतलब, यहाँ पे सेकंड फॉर्म मैंने पास्ट लिखा है इसलिए ब्रोकअप लिखा है, जो वैसे ही ब्रेकअप का मतलब होता है रिलेशन को एंड कर देना, खत्म कर देना, तोड़ देना। तो ये देखिए, ये कह रहा है ना कि जो है दिल पे पत्थर रख के हमने मुंह पे मेकअप कर लिया है ना, और अपने सैया जी से आज हमने ब्रेकअप कर लिया। यहाँ पे देखिए वो ब्रेकअप करने की बात चल रही है, तो ये जो ब्रेकअप लिखा गया यहाँ पे है रिलेशन को फिनिश कर देना। तो आई ब्रोक अप, अब ये जो अप है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि पार्टिकल है, और ये पार्टिकल अपना अकेला का मीनिंग नहीं दे पा रहा, इसलिए इस क्रिया के साथ जुड़ करके इसने फ्रेजल वर्ब बना दिया। तो आपको एक बात और नहीं पता चला होगा कि जो पार्टिकल है वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेजल वर्ब में पाए जाते हैं। पहला हमने कहाँ बताया था, इन्फिनिटिव में पाए जाते हैं, दूसरा हमने कहाँ बताया, ये जो है फ्रेजल वर्ब में पाए जाते हैं। तब हमने इसको बना दिया कि आई ब्रोक अप, मैंने रिश्ता तोड़ दिया, किसके साथ, विद माई हस्बैंड, अपने पति के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे। चलो, तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल था जहां हमने बताया कि आपको पार्टिकल क्या होते हैं। ये था हमारा 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हमने डिस्कस करा, 9वां, ठीक है। इसके आगे मैं आपको एक 10वां बताने वाला हूं, जो 10वां है वो है डिटर्मिनर। क्या है बच्चे, डिटर्मिनर। देखना यहां पे जरा, डिटर्मिनर क्या होता है, ये देखो डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, ठीक है। अभी देखो जितना भी मेरा यहाँ पे सुविधा है मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। वो कहते हैं ना कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। तो फिर ये बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, या फिर थोड़ा सा आपको लाइटिंग वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो आप उस पर मत जाना, ठीक है। आप कंटेंट की वैल्यू को समझो, आखिर मैं समझाना क्या चाहता हूँ वहाँ तक पहुँच करके देखो। मैंने आपको पार्टिकल का ओवरव्यू दिया, अगले वीडियोज़ में मैं हो सकता कि और ही डिटेल में डिस्कशन कर सकूँ कि और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आज हमने समझाने की कोशिश करी कि पार्टिकल वैसे होते क्या है, ठीक है। आ जाओ, देखो डिटर्मिनर क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो डिटर्मिनर क्या होते हैं, इनको मैं मिटा के बता रहा हूँ। देखो डिटर्मिनर का मतलब होता है निर्धारक। जैसे आपने पढ़ा होगा ना सेक्स डिटर्मिनेशन, बायोलॉजिकल टर्म है ये, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब लिंग निर्धारण। जैसे जो मेल होता है मेल, और एक जो फीमेल होता है, मेल में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई होते हैं, क्रोमोसोम, और ये जो होता है एक्स एक्स। इसमें से एक्स एक्स जब मिलते हैं तो लड़की बनता है, और जब एक्स वाई मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, लड़का बनता है, यही ना भाई। लड़का लड़की होने की संभावना को कौन निर्धारित करता है, वो क्रोमोसोम्स जो महिला और पुरुष में पाए जाते हैं। तो यहां पे जो डिटर्मिनर हम ग्रामर में पढ़ रहे हैं तो कुछ ये भी निर्धारित करते होंगे, है ना। जैसे लड़का लड़की को निर्धारित करने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम्स करते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो डिटर्मिनर होते हैं ना, ये भी वाक्य में आकर के नाउन को डिटरमाइन करते हैं, ये नाउन को निर्धारित करने का काम करते हैं। ये क्या क्या निर्धारित करते हैं नाउन का, नाउन की पोजीशन को निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये उसकी क्वालिटी को निर्धारित करते हैं, ये उसके नंबर को निर्धारित करते हैं, ये उसके अधिकार को निर्धारित करते हैं, पोजीशन। मैं अभी आपके सामने सब कुछ ये बातें साबित करूंगा कि ये चीजें हैं क्या, कि जो डिटर्मिनर होते हैं वो उसके पोजीशन, क्वालिटी, नंबर या पोजीशन को कैसे शो करते हैं। बच्चे देखो, सिर्फ नाम सब भारी हैं, काम बिल्कुल आसान है। आप समझने की कोशिश करेंगे ना, सब चीजें आसान है कि डिटर्मिनर क्या होते हैं। अच्छा, डिटर्मिनर को आगे मैं एक बात कह दूं ना कि डिटर्मिनर अगर नाउन के सब बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो क्या डिटर्मिनर एडजेक्टिव नहीं हो सकते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, अच्छा एडजेक्टिव कहलाते हैं लेकिन एडजेक्टिव होते नहीं है। क्या बात
क्या बात मैं बोल रहा हूं, है ना, एडजेक्टिव कहलाते हैं पर एडजेक्टिव होते नहीं है। फिर होते क्या है, वो डिटरमिनर होते हैं। कैसे होते हैं जरा समझने की आप कोशिश करिए। मान लीजिए मैं यहां पे एग्जांपल लिखता हूं, जरा देखना। अगर मैं लिखता हूं कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, थोड़ा ब्रेक करते हैं, खुद ही आपको पता चल जाएगा। ही क्या है इसमें, प्रोनाउन, इज क्या इसमें वर्ब है, ये बॉय क्या है, नाउन हो गया जी। बॉय क्या है, नाउन। अब यहां पे ए देखिए, ए को आर्टिकल बोलें क्या, नहीं, आर्टिकल नहीं बोलना बच्चे। आर्टिकल जो होते हैं ना, लोग कहते हैं कि वो एडजेक्टिव ही होता है। कैसे, जरा समझना कि देखिए आर्टिकल ए, अगर इसको आप आर्टिकल बोलते हैं तो ये किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है कि नहीं आया, बॉय के लिए है ना। बॉय है क्या, नाउन। और नाउन के लिए जो आते हैं, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो शब्द होते क्या है, वो एडजेक्टिव होते हैं। इसका मतलब इस अ को, इस आर्टिकल को भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन अभी पीछे बात हुई है कि जो डिटरमिनर होते हैं वो एडजेक्टिव का काम तो करते हैं। कहने का मतलब जो एडजेक्टिव होता है वो डिटरमिनर कैसे हो जाता है, ये बात को हमें समझना है। अगर यहां पे ये जो आर्टिकल आया हुआ है, यहां पे जो आया हुआ ये शब्द ए है, अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव बच्चे वो होता है, एडजेक्टिव वो होते हैं, यहां पे समझना, जिनकी डिग्री चलती है, जिनकी डिग्री चलती है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो अलोन लिखे जा सकते हैं, अकेले लिखे जा सकते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जिनको एडवर्ब क्वालिफाई कर देते हैं। इतनी बातें अगर मेरी समझ में आ रही हैं तो आप एडवांस लेवल के बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखो, अगर एडजेक्टिव ये होता तो इनकी डिग्री चलती, इनको अकेले हम लिख सकते हैं, है ना, और इसको जो एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। आप कैसे समझना, बात को समझना। अगर मान लो यहाँ पे मैं बोलूं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, यहां पे देखो ही क्या है, तुम्हारा हो गया प्रोनाउन, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये गुड क्या हो बच्चे, ये गुड इस बॉय के बारे में बता रहा था। बॉय है क्या, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। अच्छा, नाउन के बारे में बताने वाला ये गुड क्या बनेगा जी, एडजेक्टिव। अच्छा, ये भी तो बताना है कि लड़का कितना है, एक ही है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए। अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि एडजेक्टिव वो होते हैं जिनकी डिग्री चलती है, जो अकेले लिखे जाते हैं, जो एडवर्ब को क्वालिफाई कर देता है। अब जरा समझना, तो गुड जो है उसका डिग्री चलता है, गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन यहीं पर जो ए लिखा है इसका डिग्री नहीं चलेगा, तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं है, इसका डिग्री नहीं चलेगा। तो अब वही समझना है कि ऐसे शब्द जो नाउन के लिए आएंगे लेकिन उनका डिग्री नहीं चलेगा, वो क्या कहलाएंगे, डिटरमिनर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे, डिटरमिनर। तो यहां पर ये जो ए आया हुआ है इसका डिग्री नहीं चलेगा, इसलिए ये क्या है, डिटरमिनर है। ये क्या हो गया, डिटरमिनर। दूसरी बात समझिए कि जो एडजेक्टिव होते हैं, यहां पे तो एडजेक्टिव था, इसका डिग्री चल गया, गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, जो एडजेक्टिव होते हैं उनको अकेले भी लिखा जा सकता है, अलोन लिखा जा सकता है। अगर हमने बोला ही इज गुड, वो अच्छा है, बताओ, ही इज गुड लिखा जा सकता है। लेकिन क्या आप इस ए को अकेले लिख सकते हैं, ही इज अ, नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चे यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या है, डिटरमिनर है। बात समझ में, दो कारण है इसको डिटरमिनर कहने का। क्यों, क्योंकि हमने पहला बोला उसकी डिग्री नहीं चल पा रही, इसलिए हमने डिटरमिनर बोला। दूसरा क्या था, इसको अकेले नहीं लिख सकते। अच्छा, इसी को हमने एडजेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि इसकी डिग्री भी चल रही थी। इसका क्या था, इसको हम अकेले भी लिख सकते हैं। आ जाओ, तीसरी बात साबित करते हैं कि जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देते हैं। अगर बच्चे मान लो कि हम बीच में वेरी डाल देते, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो यहां पे जो ये वेरी आया था, वेरी इस गुड को क्वालिफाई कर रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। आपको पता है कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं वही क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है। तो ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो 100 बात की एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो अकेले लिखे जाते हैं, उनकी डिग्री चलती है, उनको एडवर्ब क्वालिफाई कर देते हैं। बट जो डिटरमिनर होते हैं वो भी नाउन के लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं तो एडजेक्टिव होने चाहिए ना, लेकिन उनकी ना तो डिग्री चल पाती है, ना तो वो अकेले लिखे जाते हैं, ना तो एडवर्ब के द्वारा क्वालिफाई किए जाते हैं। इसलिए उन्हें क्या नाम दिया जाता है, डिटरमिनर। क्या नाम दिया जाता है उन्हें, डिटरमिनर। उन्हें एडजेक्टिव का नाम नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा अभी हमने एक बात ये साबित कर लिया कि डिटरमिनर होते हैं। अच्छा, जब ये डिटरमिनर होते हैं तो बच्चे उनका कुछ ना कुछ काम भी होता है, वो पोजीशन को, क्वालिटी को, नंबर को, पोजीशन को शो करते हैं। अच्छा आ जाओ, तो ही इज अ बॉय, अगर ये इसमें अ जो डिटरमिनर है एडजेक्टिव नहीं है तो फिर इसमें से कोई काम तो शो करना चाहिए। तो ये क्या काम शो कर रहा है, नंबर। यही तो बता रहा है बच्चे का नंबर है, संख्या कितनी लड़के की, एक। तो डिटरमिनर जो है वो संख्या को निर्धारित करते हैं। आ जाओ, एक एग्जांपल और देखो। यहां पे अगर मान लो मैं बोलूं कि ही इज माई फादर, वो कौन है, मेरे पिताजी हैं, ही इज माई फादर। अब देखना, ही यहां पे तुम्हारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इज क्या हो गया जी, तुम्हारा वर्ब हो गया। फादर क्या हो गया, तुम्हारा नाउन हो गया। ये जो माई आया हुआ, माई इस फादर के लिए तो आया कि वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, कोई भी शब्द अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, तो उसे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन एडजेक्टिव तो वो होते हैं जिनका डिग्री चलता है। माई की डिग्री चलाइए, माई, बाऊ, बड़का बाऊ, चलेगा जी, नहीं चलेगा, डिग्री नहीं चल रहा। क्या माई को आप अकेले लिख सकते हैं, ही इज माई, ही इज माई, सी इज माई, नहीं लिख पाएंगे ना, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं हुआ। क्या इस माई को कोई एडवर्ब क्वालिफाई कर पाएगा, ही इज वेरी माई,
नहीं कहेगा ना हिज मेरी कमाई, नहीं हो पाएगा। इसको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे बच्चे। जब इसको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसको अकेले नहीं लिखा जा सकता, इसकी डिग्री नहीं चलती, तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं है। फिर है क्या ये है डिटरमिनर। ये क्या है? डिटरमिनर। और डिटरमिनर जो होता है वो क्रोमोसोम के जैसा होता है, वही निर्धारित करता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी। सेम टू सेम यहां पे देखिए, ये क्या डिटरमाइन कर रहा है? ये माई जो बता रहा है कि बाप मेरा है ना, बाप मेरा है, पिताजी मेरे हैं, वो क्या दिखा रहा है? पोजीशन, अधिकार को शो कर रहा है। समझ में आई इतनी बात? तो सब बात की एक बात मैं आखिरी में आपसे कहना चाहता हूं कि जो डिटरमिनर होते हैं ना, वो नाउन के लिए ही आते हैं, बट वो एडजेक्टिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ना तो डिग्री चलती है, ना तो वो अकेले लिखे जा सकते हैं, ना तो एडवर्ब के द्वारा वो क्वालिफाई किए जा सकते हैं। इसलिए हमने एक 10वां पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम रखा क्या? डिटरमिनर। तो बच्चे, अगर आपको पार्टिकल और डिटरमिनर में कोई भी अभी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल भी डिटरमिनर के अंतर्गत ही आते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चे, हमने पूरी मेहनत करी, हमने पूरी ताकत लगाई इस वीडियो को आपको समझाने के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही समझ में आया होगा, आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल रही होगी। कृपया शेयर करिए, है ना, दबा करके हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।